आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है तो फटाफट एक बार से ओके कर दो, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सभी को गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो कहां तक जो है वो हमने पढ़ा था। मैंने आप लोगों को जो है वो बैंक रेट के बारे में बता दिया था। बैंक रेट के बाद में जो है वो पॉलिसी रेपो रेट के बारे में बता दिया था। एसडीएफआर के बारे में जो है वो बता दिया था और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट के बारे में जो है वो बता दिया था। ये 4-5 पॉइंट हम लोगों ने जो है वो लास्ट क्लास में कवर कर लिया। आज उसके आगे जो है वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुछ 3-4 पॉइंट जो और है इसके, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आवाज आ रही है? बस एक बार आवाज आ रही है तो ओके कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। इसके बाद में देखो, आपको 2-3 पॉइंट जो है वो आपको और जो है ध्यान में रखना है। एक आपको जो है एमएसएफआर के बारे में पढ़ना है। एमएसएफआर फुल फॉर्म भी जो है वो आप लोग ध्यान में रख लेना। एमएसएफआर का मतलब है ये आपके मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एमएसएफआर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफआर, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये एमएसएफआर भी जो है वो एक प्रकार की आप कह सकते हो कि फैसिलिटी होती है, एक प्रकार की जो है वो सुविधाएं जो है वो होती है। किस प्रकार की फैसिलिटी है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो है वो अपने कॉमर्शियल बैंक को इस प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है, इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है कि आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की अगर आपको जरूरत पड़े, तरलता समायोजन की अगर आपको जरूरत पड़े, तो आप ओवरनाइट बेसिस पे जो है वो क्या कर सकते हो, आरबीआई से जो है वो लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हो, ऋण की सुविधा जो है वो आप उपलब्ध करवा सकते हो। ये प्रेसिडिंग लिमिट जो है वो इसकी आपको ध्यान में रखना है। प्रेसिडिंग लिमिट जो है वो इसकी 2% जो है वो मैक्सिमम लिमिट जो है वो इसको रखी गई है। और किसकी 2% जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो है, जो वैधानिक तरलता अनुपात है, उसका 2% तक जो है वो आप क्या कर सकते हो, एमएसएफआर की सहायता से जो है वो आप लोन के रूप में ले सकते हो। और साथ में ये भी डिसीजन जो है वो लिया गया था कि एमएसएफआर पर जो आपकी रेट जो लगने वाली है, जो ब्याज की दर जो आपकी लगने वाली है, वो आपकी 0.25 बेसिस जो है वो आपकी अधिक होगी। और 0.25 बेसिस अधिक जो है वो किससे आपकी होने वाली है, जो आपकी रेपो रेट है, उस रेपो रेट से 0.25 बेसिस जो है वो आपकी अधिक होगी। ये डिसीजन जो है वो लिया गया, ये निर्णय जो है वो लिया गया। बाकी ये वैसे ही काम करेगा जैसे बैंक रेट काम करता है, पॉलिसी रेपो रेट काम करता है, वैसे ही आपका जो है वो एमएसएफआर जो है वो काम करने वाला है। बट ये ओवरनाइट बेसिस पे होता है, ध्यान रखना। ओवरनाइट का मतलब हो गया कि मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए जो है ये फैसिलिटी दी जाती है, सुविधा दी जाती है। तो यहाँ पर साथ साथ में वर्तमान दर जो है वो लिख लीजिएगा कि वर्तमान दर आपकी एमएसएफआर की कितनी है। वर्तमान दर है आपकी 6.75% और 0.25 बेसिस जो है, बेसिस मोर देन, आपको ध्यान में रखना है, मोर देन रेपो रेट। रेपो रेट से जो है वो आपका 0.25 बेसिस जो है वो आपका अधिक रखा गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। होता क्या है कि आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा आपके जो कॉमर्शियल है, व्यापारिक बैंकों को यह सुविधा, एक तरीके की फैसिलिटी है, यह सुविधा दी जाती है कि वो अपनी जो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो है, एसएलआर, यानी वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात का 2% तक जो है वो आपको ध्यान में रखना है। वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब है आपका अति अल्पकालीन समय के लिए। वेरी शॉर्ट टर्म ध्यान में रखना है, अति अल्पकालीन समय के लिए जो है ये फैसिलिटी दी जाती है। और अति अल्पकालीन का मतलब है यहां पर 24 आवर्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है।
24 घंटों तक के लिए जो है ये फैसिलिटी दी जाती है, ये सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंकों को यह सुविधा दी जाती है कि वो अपनी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है एसएलआर का जो है वो 2% तक अति अल्पकालीन समय के लिए क्या कर सकता है, उधार ले सकता है, उधार ले सकता है। और इसके बदले में जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है वो जिस दर से चार्ज किया जाएगा उस दर के लिए हम जो है वो काम में क्या लेते हैं, एमएसएफआर कहते हैं उसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है वो कहा जाता है। ये छोटा सा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही इसका एक्शन जो है वो ध्यान में रखना है कि मार्केट के अंदर जो है, बाजार में जो है वो आपके इन्फ्लेशन की स्थिति है या मार्केट में जो है वो आपकी डिफ्लेशन की स्थिति है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति में किस प्रकार का एक्शन जो है वो आपका लिया जाएगा, किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। तो एक्शन प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान में रखना है, क्या एक्शन लिया जाएगा कि अगर इन्फ्लेशन है तो इस रेट में जो है वो आपकी क्या की जाएगी, वृद्धि। सेम वैसे ही काम किया जाएगा कि आरबीआई इस रेट को बढ़ाएगा, और आरबीआई अगर इस रेट को बढ़ाएगा तो व्यापारिक बैंकों को मिलने वाला जो लोन है वो भी अपेक्षाकृत जो है वो महंगा होगा, और वो अगर अपेक्षाकृत महंगा होगा तो आम जनता के लिए भी जो है वो आपका ऋण जो है वो महंगा होगा, और आम जनता के लिए अगर महंगा होगा तो अनावश्यक रूप से जो है वो वस्तुओं व सेवाओं के क्रय करने में जो है वो आपका नहीं लगेंगे, यानी इन्फ्लेशन को जो है वो आपका कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर मार्केट में डिफ्लेशन की स्थिति है तो इस रेट को जो है वो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, ताकि आम जनता को मिलने वाला जो लोन है वो अपेक्षाकृत सस्ता हो, और सस्ता हो तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ वस्तुओं को जो है वो आप खरीदो, और बाजार में जो है वो आपकी मुद्रा की अवेलेबिलिटी हो जाए, मुद्रा की उपलब्धता जो है वो आपकी हो जाए। तो ये एमएसएफआर एक आपको जो है मॉनेटरी टूल्स के रूप में जो है वो आपको ध्यान में रखना है। मैंने 5-6 टूल्स जो है वो आप लोगों को बता दिया है। कौन कौन से टूल्स बता दिया है? रेपो रेट बता दिया है, बैंक रेट बता दिया है, एमएसएफआर बता दिया है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट जो है वो आपको बता दिया है, और एमएसएफआर जो है, एमएसएफआर के बारे में जो प्रश्न बनते हैं ये एमएसएफआर के बारे में आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद में हम चर्चा करें तो 2-3 टूल्स जो है वो बेसिकली आप लोगों को और ध्यान में रखना है। कौन कौन से टूल है? एक आपका कैश रिजर्व रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो, ये आपको अलग से जो है वो लिखा हुआ भी है सिलेबस में, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है? आपका नगद तरलता, नगद तरलता नहीं है, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, अनुपात। ये बेसिकली एक डायरेक्शंस होता है, एक दिशा होती है। सीआरआर क्या है? एक बेसिकली एक डायरेक्शंस है, एक दिशा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो है वो बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं से जो है वो आम जनता का भरोसा ना टूटे, इसके लिए ये जो है वो डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको जो है वो क्या करना है कि अपनी जो टोटल टर्म एंड डिमांड जो लाइबिलिटी है, आपकी कुल जमाएं जो है, उस कुल जमाओं का आपको क्या करना है कि एक निश्चित हिस्सा जो है वो हमारे पास में जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखना है, और वो निश्चित हिस्सा कैश के फॉर्म में जो है वो आपको रखना है, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आप जो है इंसॉल्वेंसी जो है, उस इंसॉल्वेंसी की कगार पर जब हो तो आप लोगों को जो है वो भुगतान किया जा सके, आम जनता को जो है वो भुगतान किया जा सके, और आम जनता का जो भरोसा है वो बैंकिंग संस्थाओं से जो है वो आपका ना टूटे। इसके लिए क्या किया जाता है? ये एक तरीके से जो है वो हिस्सा रखने के लिए कहा जाता है। होता क्या है कि आरबीआई क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा जो अपने शेड्यूल्ड बैंक है, अनुसूचित बैंकों को यह डायरेक्शंस दी जाती है, यह दिशा निर्देश जिसको हम कहते हैं, यह दिशा निर्देश दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी कुल जमाओं का जो टोटल डिपॉजिट्स है, इस कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा जमा
करवाए। क्यों जमा करवाए? ताकि जब आप लोगों को जो है कोई फिनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन आए, कोई वित्तीय संकट आए, है ना, ताकि वित्तीय संकट की दशा में, वित्तीय संकट की दशा में व्यापारिक बैंकों की या व्यापारिक बैंकों को सुरक्षित, व्यापारिक बैंकों को क्या किया जा सके? सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए जो है इस प्रकार का एडजस्टमेंट किया जाता है, इस प्रकार का समायोजन जो है वो किया जाता है। बेसिक सा पॉइंट है, साधारण सा पॉइंट है कि आरबीआई जो है वो डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है। किसको देता है? कि अपने जो शेड्यूल्ड बैंक है, अपने अनुसूचित बैंक है, इन अनुसूचित बैंकों को एक डायरेक्शन दिया जाता है कि अपनी जो टोटल डिपॉजिट्स है, टोटल डिपॉजिट्स का मतलब हो गया आपकी जो एनटीडीएल है, नेट टर्म एंड जो आपकी डिमांड लाइबिलिटीज है, एनटीडीएल, अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा, और ये निश्चित हिस्सा भी वर्तमान में कितना है? ये निश्चित हिस्सा अगर बात करें तो वर्तमान में आपका जो अनुपात है, ये वर्तमान में अनुपात 4.50% है, 4.50% है। ये वर्तमान आपको अनुपात जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इन व्यापारिक बैंकों को जो है वो आपकी सिक्योर्ड किया जा सके, अगर वित्तीय संकट आए तो उस वित्तीय संकट की दशा में जो है इनको सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला जा सके। ये इसका जो है वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। जमा किसके पास में करवाना है? जमा आपको जो है वो कैश के फॉर्म में जो है वो रखना है। मैंने यहां पर लिखा है कि कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा जमा करवाए। किसके फॉर्म में जमा करवाए? ये भी पॉइंट जो है वो आप लोग ध्यान में रख लेना। कौन से फॉर्म में जमा करवाए? केवल नगद के फॉर्म में जो है वो आप लोगों को जमा करवाना है, ओनली कैश के फॉर्म में। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, नगद के रूप में जो है वो आप लोगों को जमा करवाना है। ठीक है, ठीक है, कैश के फॉर्म में जो है वो जमा करवाना है। देखो, ये भी आरबीआई के द्वारा जो है वो एक मॉनेटरी टूल्स के रूप में जो है वो काम लिया जाता है। इसको भी जो है वो आरबीआई बढ़ाने का और आरबीआई जो है वो इसको घटाने का काम करता है। कब बढ़ाता है? अगर उसको इन कॉमर्शियल बैंकों की अगर क्रेडिट कैपेसिटी है, साख की क्षमता है, इस साख की क्षमता को अगर कंट्रोल करना है, साख की क्षमता को जो है वो अगर नियंत्रित करना है या साख की क्षमता को कम करना है, तो ये क्या करता है? इस रेट को जो है वो बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि सॉरी, अनुपात को जो है वो बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि जितना ज्यादा रेशो होगा, जितना अनुपात ज्यादा होगा, उतना आम जनता के पास में जो है वो लोन आपका जो है वो कम पहुंच पाएगा, ऋण जो है वो कम पहुंच पाएगा। तो ये व्यापारिक बैंकों की साख क्षमता को जो है वो निर्धारित करने का काम करता है। उस साख क्षमता को जो है वो बढ़ाने का और साख क्षमता को जो है वो घटाने का आपका जो है वो काम करता है। ध्यान रखिएगा, क्या पॉइंट जो है इसके अंदर ध्यान में रखना है कि आरबीआई एक्शन क्या लेगा? आरबीआई इस अनुपात को, आरबीआई इस अनुपात को बढ़ाकर आपके जो कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंकों की साख क्षमता, व्यापारिक बैंकों की क्या की जाती है? आपकी क्रेडिट कैपेसिटी जो है, साख क्षमता में कमी की जाती है। साख क्षमता में जो है वो कमी की जाती है, जिससे इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है? कंट्रोल। जिससे मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को जो है वो क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने का जो है वो काम करता है। ये बेसिकली छोटा सा पॉइंट था, सिंपल सा पॉइंट था। ध्यान में रखना कि जैसे जैसे आरबीआई इसको बढ़ाएगा, वैसे वैसे व्यापारिक बैंकों की साख क्षमता में जो है कमी होगी, और जैसे साख क्षमता में कमी होगी तो आम जनता को जो है वो लोन के रूप में उतनी अधिक अमाउंट जो है, उतनी एक्सेस अमाउंट जो है वो आपकी नहीं मिल पाएगी। इससे उसकी जो है वो क्या होगा? इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, स्फीति को जो है वो नियंत्रित किया जाएगा। 2-3 पॉइंट थे, ये 2-3 पॉइंट मैंने बता दिया है। एक नंबर फर्स्ट ध्यान में रखना, नंबर सेकंड ध्यान में रखना, और नंबर थर्ड जो है वो आपको ध्यान में रखना है। और इस अनुपात को घटाएगा तो व्यापारिक बैंकों की जो है वो साख क्षमता में वृद्धि होगी, और साख क्षमता में अगर वृद्धि होगी तो वो अधिक मात्रा में जो है वो आपके जो है आम जनता को जो है वो लोन अवेलेबल करवाएगा, और मुद्रा संकुचन की जो स्थिति है उस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, उस स्थिति को जो है वो आपके नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, ये भी लिख लेना, साथ साथ में लिख लिया तो मुझे फटाफट से ओके का सिंबल जो है वो जरूर देना।
इसके विपरीत लिख देता हूं, इसके विपरीत क्या किया जाता है आपका संकुचन की दशा में, इस अनुपात की बात करें, इस रेशो की बात करें, इस अनुपात को कम करके साख क्षमता में क्या की जाती है, आपकी वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन है तो क्या एक्शन होगा, और डिफ्लेशन की स्थिति है जो आपका क्या एक्शन जो है वो आपका होने वाला है। सब गवर्नर 4 है। ठीक है, सब गवर्नर 4 है, उप गवर्नर जो है वो 4 है। उन चारों में से किसी को भी जो है उस कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है, उस कमेटी का जो है वो सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो करंट सब गवर्नर है उसको ही जो है वो हमें क्या करना है, अपॉइंट जो है वो करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई करंट है, उस करंट को ही जो है वो हमें क्या करना है, कमेटी के अंदर जो है वो मेंबर्स के रूप में जो है वो आपका अपॉइंट करना है। ऐसा प्रोविजन नहीं है। उन चारों में से किसी को भी जो है वो एक मेंबर बनाया जा सकता है। एक आपको पॉइंट कौन सा ध्यान में रखना है, एक टूल आपको ध्यान में रखना है, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको अपन एसएलआर कहते हैं, एसएलआर, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशो। ये टूल भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है, एसएलआर। ओके, सेम जैसे आपका सीआरआर है वैसे ही जो है वो आपका एसएलआर है, और वैसे ही हम जो है इसको यूज करते हैं। बट डिफरेंस ये है, अंतर ये है कि सीआरआर में क्या होता था कि कैश के फॉर्म में जो है वो आरबीआई के पास में जो है वो जमा करवाना पड़ता था। बट एसएलआर में क्या है कि व्यापारिक बैंकों को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आप अपने पास ही जो है वो, चाहे तो आप सरकारी प्रतिभूतियों में, आप ट्रेजरी बिल के अंदर, आप गोल्ड के रूप में जो है वो, आप नगद के रूप में जो है वो आप अपने पास में जो है वो आपको रखना है, ताकि भाई अचानक से अगर हम धन निकासी की बात करें, अचानक से विड्रॉ की बात करें, उस विड्रॉ के समय जो है वो आपको ये आंसर नहीं देना पड़े कि आज हमारे पास में जो है वो कैश अवेलेबल नहीं है, कल जो है वो आप लोग आ जाइएगा। इसलिए क्या करता है कि अपने पास जो है वो कुछ कैश के फॉर्म में जो है, कुछ आपके सिक्योरिटी के फॉर्म में जो है वो रखने के लिए आरबी क्या करता है, डायरेक्शन देता है। जैसे सीआरआर में बढ़ाना है वैसे इसमें बढ़ाना है, और जैसे हम सीआरआर में घटाते हैं वैसे इसमें जो है वो घटाने का काम करना है। क्या होता है ये भी साथ साथ में लिख लेना कि आरबीआई के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया जाता है, ये डायरेक्शंस दी जाती है, दिया जाता है कि जो अपने शेड्यूल्ड बैंक है, अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्से की बात करें, क्या कहा जाता है कि अपने कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा किसके पास में, स्वयं के पास, खुद के पास में, नगद के रूप में, स्वर्ण के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियों की बात करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें, सरकारी प्रतिभूतियों, आरबीआई के द्वारा यह डायरेक्शन दिया जाता है कि अनुसूचित बैंकों को अपने कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा स्वयं के पास जो है नगद, स्वर्ण या प्रतिभूतियों के रूप में रखना क्या है, आपका आवश्यक है, के रूप में रखना क्या है यहां पर आपका आवश्यक है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज नहीं रखोगे तो क्या होगा, नहीं रखोगे तो पेनल्टी प्रोविजन जो है वो आपके एप्लीकेबल होंगे, जुर्माना जो है वो आप लोगों पर लग जाएगा।
ये स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। बेसिक सा पॉइंट है, एनटीडीएल का जो है अपनी जो टोटल टर्म एंड डिमांड लाइबिलिटी है, उस एनटीडीएल का एक निश्चित हिस्सा जो है वो आप नगद के रूप में, गोल्ड के रूप में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जो है वो आपको अपने पास में जो है वो रखना आवश्यक है। ये स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्यों रखना जरूरी है? ताकि अचानक से धन निकासी जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का क्या किया जा सके, समाधान किया जा सके। ठीक है, कर लिया यहां तक? नोट करते मुझे एक बार ओके जरूर जो है वो आप लोग बोल दिया करो। के रूप में रखना आवश्यक है ताकि अचानक धन निकासी जैसी क्या की जा सके, जो आवश्यकताएं हैं, धन निकासी जैसी आवश्यकताओं की बात करें, इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, अचानक धन निकासी जैसी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को जो है बहुत इजीली, बहुत आराम से जो है वो पूरा किया जा सके। अब इस रेशो को जैसे जैसे बढ़ाएगा आरबीआई, इस रेशो को जैसे जैसे आरबीआई बढ़ाएगा, वैसे वैसे जो है वो क्रेडिट कैपेसिटी जो है वो आपकी कम होगी, और जैसे क्रेडिट कैपेसिटी कम होती है वैसे वैसे हम इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। सेम वही प्रोसेस जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि आरबीआई के द्वारा इस अनुपात को बढ़ाकर जो आपके व्यापारिक बैंक है, इन व्यापारिक बैंकों की साख क्षमता में क्या की जाती है? कमी की जाती है। साख क्षमता में कमी की जाती है और किसको कंट्रोल किया जाता है? और स्फीति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, स्फीति को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। इसके विपरीत घटाकर मुद्रा संकुचन को जो है वो नियंत्रित करते हैं। घटाकर क्या करते हैं हम? मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। कर लो इसको नोट, फिर आगे चलते हैं। और नोट करके एक बार ओके का सिंबल जो है वो दे दीजिएगा। यहां तक ओके है। वर्तमान अनुपात जो है वो आपका 18% वर्तमान रेशो ध्यान में रखना है कि वर्तमान अनुपात जो है वो आपका कितना है? वर्तमान अनुपात 18% जो है वो आपका वर्तमान अनुपात है, यानी 18% जो है इन कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास में जो है वो आपका रखना जरूरी है, अपने पास में रखना अनिवार्य है। अदरवाइज पेनल्टी जो है वो आपके अप्लीकेबल हो जाएंगे। फटाफट से यहां तक ओके कर दो, फिर उसके बाद में हम आगे चलें। कर दो, ओके कर दो। यहां तक ओके है? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक ओके है। इसके बाद में आपके टूल्स के अंदर कौन सा रह जाता है? मैंने आपको जो है वो सीआरआर बता दिया था, एसएलआर बता दिया है, आपके जो है बैंक रेट बता दिया है, पॉलिसी रेपो रेट बता दिया है, एसडीएफआर बता दिया है। एक आपका रहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं
ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि भाई कॉमर्शियल बैंकों की बात करें, व्यापारिक बैंकों की बात करें, तो व्यापारिक बैंकों का काम केवल अब ये नहीं रह गया है कि हमें आम जनता की जमाओं को स्वीकार करना है, आम जनता को जो है वो हमें लोन की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करवानी है। जहां जहां फाइनेंस का यूज है, जहां जहां वित्त का यूज है, वो सारे कार्य जो है वो आपके कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। चाहे वो आपके इंश्योरेंस से संबंधित हो, बीमा से संबंधित हो, चाहे आपके कस्टोडियन के रूप में जो है वो काम करता है, डॉक्यूमेंट को कस्टोडियन के रूप में काम करता है, चाहे प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित हो, तो ये कॉमर्शियल बैंकों का जो है वो कार्य रहता है, व्यापारिक बैंकों का कार्य है, ध्यान रखना। अब आरबीआई इसको किस तरीके से जो है वो टूल्स के रूप में जो है वो काम लेता है, हमें ध्यान में रखना है कि पैसा जो है वो किसके पास में आना चाहिए, आरबीआई के पास में जो है वो आना चाहिए। और आरबीआई के पास में तभी आएगा जब आरबीआई क्या करेगा, व्यापारिक बैंकों को जो है वो आपकी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, उनकी जो प्रतिभूतियां हैं, उन प्रतिभूतियों का जब बेचान करेगा तो पैसा जो है वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास में जाएगा। और अगर पैसा आरबीआई के पास में जाएगा तो इन्फ्लेशन को जो है वो हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि व्यापारिक बैंकों की जो है वो आपकी क्रेडिट कैपेसिटी जो है वो साख की क्षमता जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम जो है वो आपकी हो जाएगी। ध्यान में रखना कि आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, आरबीआई के द्वारा ये आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सरकारी प्रतिभूतियों सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय व्यापारिक बैंकों व्यापारिक बैंकों को करके क्या किया जाता है, स्फीति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रित किया जाता है। और इन प्रतिभूतियों का क्रय करके क्या किया जाता है, जो आपका डिफ्लेशन है, संकुचन की दशा को संतुलित करने का जो है वो काम करता है। संकुचन की दशा को क्या करता है, आपका संतुलित करता है। ठीक है, जो असंतुलन की स्थितियां हैं, उस असंतुलन की स्थितियों को जो है वो कम करने का काम करता है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सरकारी प्रतिभूतियां हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब सरकार के जो ट्रेजरी बिल है, सरकार के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकार के प्रपत्र है, सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी संस्थाओं की प्रतिभूतियां हैं, सरकारी उपक्रमों की जो है वो प्रतिभूतियां हैं, सरकारी कंपनियों की जो है वो आपकी प्रतिभूतियां हैं, सरकारी कंपनियों की जो है वो आपकी शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, इनकी हम बात करते हैं। इनको जो है वो क्या करता है, परचेज और सेल करने का काम करता है। अब जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल है, तो इसके लिए हम सब काम में लेते हैं। ये आपका जो है एक तरीके से सिक्योर्ड मार्केट होता है, सुरक्षित बाजार जो है वो आपका होता है, जिसको आप गिल्ट एज मार्केट जो है वो कहते हो, गिल्ट एज मार्केट कह सकते हैं। ये आपका सिक्योर्ड मार्केट होता है, गिल्ट एज्ड बाजार जो है वो इसको कहा जाता है, कि जिस बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है उसको हम सिक्योर्ड मार्केट कहते हैं। ध्यान रखना, सिक्योर्ड मार्केट, और साइंटिफिकली कह दो, टेक्निकली कह दो, आप इसको गिल्ट एज बाजार जो है वो आप कह सकते हो। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है, प्रतिभूतियों का जो है वो क्रय विक्रय किया जाता है और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करने का काम किया जाता है। यहां तक नोट कर लो, और नोट करके फिर एक बार ओके कर दो, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। क्वालिटेटिव्स के बारे में भी जो है वो आज ही आपको बता देता हूं, ओके कर दो। कल्याण नोट
चल, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें गुणात्मक की बात करें, गुणात्मक उपाय, क्वालिटेटिव टूल्स की बात करें, तो गुणात्मक उपाय के अंदर जो है वो आपको शाख की मात्रा नहीं, बट यहां पर जो है वो आपको शाख की दिशा में जो है वो आपको परिवर्तन करना है। शाख की दिशा में परिवर्तन करना है, शाख की मात्रा में परिवर्तन नहीं करते हैं हम, यहां पर चेंज किसमें करते हैं, शाख की दिशा में जो है वो परिवर्तन करने का हम काम करेंगे। दिशा में परिवर्तन करने का मतलब क्या है, मैंने 4-5 एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को बता दिया था कि हम चयनात्मक शाख नियंत्रण जो है वो हम अपनाएंगे, हम जो है वो आपका शाख की राशनिंग करने का जो है वो काम करेंगे, हम जो है वो डायरेक्ट एक्शन लेने का काम करेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही का काम करेंगे। लेकिन वो मैंने वहां पर आपको बता दिया है, यहां पर मैं एग्जाम्पल की सहायता से जो है वो आपको बता देता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, अनुत्पादकीय गतिविधियां, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, अनुत्पादकीय गतिविधियां जिसको कहते हैं, गतिविधियों के स्थान पर जो है, के स्थान पर आपको प्रोडक्टिव एक्टिविटी, उत्पादकीय गतिविधियों की बात करें, उत्पादकीय गतिविधियों, इन उत्पादकीय गतिविधियों में आपको क्या करना है, लोन की फैसिलिटी, ऋण की सुविधा। ठीक है भाई, अगर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, यानी आपकी विलासिता की वस्तुओं के संबंध में अगर आप लोन अवेलेबल करवा रहे हो, तो उसके स्थान पर जो है वो आपको प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन के लिए जो है वो आपको लोन उत्पादन करना, लोन जो है वो आपको देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे वस्तुओं का निर्माण होगा, वस्तुओं की मांग जो है वो आपकी जो डिमांड है उस डिमांड को जो है वो पूरा किया जाएगा, वस्तुओं की सप्लाई जो है वो आपकी बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो अनावश्यक जो है वो वस्तुओं व सेवाओं का जो है वो आपका क्रय नहीं होगा, मार्केट में जो है वो बिड नहीं लगेगी, मार्केट में जो है वो बोली नहीं लगेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक फैसिलिटी मैंने बताई थी कि जो आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय बिल है, उस विनिमय बिलों की पुनः कटौती की दर है, उस दरों में जो है वो परिवर्तन कर देता है, या उसकी फैसिलिटी को जो है वो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय बिलों की पुनः कटौती दरों में, पुनः कटौती दरों में परिवर्तन कर दे, परिवर्तन करके, या फिर डायरेक्शंस को अगर फॉलो नहीं करता है, दिशा निर्देश को फॉलो नहीं करता है, तो इस फैसिलिटी को जो है वो क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए करके, या इस सुविधा का, या इस सुविधा को समाप्त कर दे। ठीक है, इस सुविधा को जो है वो समाप्त कर दे। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। लोन की अवधि बढ़ा दे, ऋण की अवधि बढ़ा दे, लोन की अवधि जो है वो कम कर दे, ऋण की अवधि, ऋण की अवधि में कमी कर दे, या लोन की अवधि में जो है वो वृद्धि कर दे। ठीक है, समय बढ़ा दे, अगर हमें इन्फ्लेशन को टारगेट किया हुआ है पहले से, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी अवधि को जो है वो हम कम करने का जो है वो काम करेंगे, और संकुचन है तो हम लोन की अवधि जो है वो जो है वो बढ़ा देंगे। या हम कह सकते हैं कि जो शर्तें हैं, इन शर्तों में परिवर्तन हम कर सकते हैं। ठीक है, शर्तों में परिवर्तन कर देते हैं, मार्जिन में परिवर्तन कर देते हैं, चेंज इन मार्जिन, मार्जिन में परिवर्तन। मार्जिन का मतलब है कि आप लोन लेने के लिए जाते हो बैंक से, तो वो कुछ राशि जो है वो आपसे एडवांस में जो है वो लेता है, 80% आपको फाइनेंस देता है, 90% आपको फाइनेंस देता है, 70% फाइनेंस आपको देता है, तो वो मार्जिन है। इस मार्जिन को बढ़ाकर, इस मार्जिन को घटाकर जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। विभेदात्मक ब्याज दर, डिफरेंशियल कहते हैं जिसको, विभेदात्मक, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। विभेदात्मक ब्याज दर का मतलब है कि आप जो विलासिता की वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तुओं पर अधिक ब्याज, अगर आप विलासिता की वस्तुएं खरीदना चाहते हो तो अधिक ब्याज लो, और अगर आप आवश्यकता वाली वस्तुएं खरीदना चाहते हो तो कम ब्याज लो। मतलब ये कुल मिला के जो है वो डायरेक्शंस को चेंज करने का जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है। बाकी मैंने आपको गुणात्मक उपाय के अंदर जो है वो चारों पांचों आपको गुणात्मक उपाय जो है बता दिया था। डायरेक्ट एक्शन लेना है, इंफॉर्मेशन है,
अवेयरनेस जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि आम जनता को जागरूकता, आम जनता में जागरूकता के माध्यम से जो है वो आप क्या कर सकते हो, वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में जो है वो कमी और वृद्धि करवाने का जो है वो आप काम कर सकते हो। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करने का काम कर सकते हो। ये मैंने आपको टूल्स तक जो है वो आप लोगों को पढ़ा दिया है। यहां तक एक बार मुझे फटाफट से ओके कर दो। ओके है यहां तक, एक बार फटाफट से ओके कर दो। फिर उसके बाद में जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो रहने वाले हैं। टूल्स तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर हम कुछ शब्दावलियों के बारे में जो है वो चर्चा, आरबीआई की जो टर्म्स हैं शब्दावलियों के बारे में, कुछ छोटे मोटे एक्ट्स के बारे में जो है वो हम चर्चा करेंगे। यहां तक ओके है तो एक बार मुझे ओके का सिंबल दे दो। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम मिलने वाले हैं। चलो भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए प्रोविजन के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते हुए रहो। धन्यवाद आप सभी का।